तो आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नेम है ईव्स ऑफ इंडिपेंडेंस। इसमें हम आज जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं उसके टॉपिक्स के नेम है ओरिजिन ऑफ ब्रिटिश, ब्रिटिश का ओरिजिन इंडिया में क्या हुआ, पर्पस ऑफ ब्रिटिश, ब्रिटिश का क्या पर्पस था इंडिया में, स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे एग्रीकल्चर की सेक्टर की जो कंडीशन थी, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर की जो कंडीशन थी वो कैसी थी, स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, ब्रिटिशर्स के टाइम पे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स कैसे थे, स्टेट ऑफ फॉरेन ट्रेड सेक्टर्स। तो अब ओरिजिन ऑफ ब्रिटिशर्स का ओरिजिन कैसे हुआ इंडिया में। ब्रिटिशर्स जो थे वो सूरत आए, लैंड हुए सूरत में अगस्त 24, 1608 में वो लैंड हुए थे ब्रिटिशर्स इंडिया में। 7 साल बाद उन्होंने सूरत में एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश करी। वो फैक्ट्री जो थी उनने सर थॉमस रॉय के अंडर स्टैब्लिश करी थी, उनकी लीडरशिप के अंदर। फिर 1757 में उनने एक बैटल ऑफ पासले की, उनके बीच में बैटल ऑफ पासले हुई। मतलब बैटल ऑफ पासले किन किन के बीच में हुई थी, सिराजुद्दौला लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इन तीनों के बीच में जो बैटल हुई थी उसका नेम था बैटल ऑफ पासले, जिसकी वजह से जो ब्रिटिश रूल है वो बढ़ गया था इंडिया में। ब्रिटिशर्स जीत गए इसमें, जिसकी वजह से ब्रिटिश का जो रूल था वो इंडिया में आया। अब हम पढ़ेंगे पर्पस ऑफ ब्रिटिश। ब्रिटिशर्स का पर्पस क्या था इंडिया में। ब्रिटिशर्स का पर्पस ये था कि इंडिया की जो इकोनॉमी है उसे हम फीडर इकोनॉमी बना दें। फीडर इकोनॉमी क्या होती है, वो इकोनॉमी जो दूसरों को फीड करती है। जैसे कि इंडिया जो था वो रॉ मटेरियल्स फीड करता था ब्रिटिशर्स की इंडस्ट्री को। दूसरा, वो चाहते थे कि इंडिया में जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो सब एक्सप्लॉइट हो जाएं, सब बर्बाद करना चाहते थे वो। अब हम पढ़ेंगे ब्रिटिशर्स के टाइम पे एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था। जो 85% पॉपुलेशन थी वो ब्रिटिशर्स के टाइम पे, जो 85% पॉपुलेशन थी वो अपना लाइवलीहुड मतलब अपनी ज़िंदगी का गुजारा एग्रीकल्चर से ही करती थी। जब इतनी सारी पॉपुलेशन जो एग्रीकल्चर में थी वो तब भी उनके पास फूड की कमी थी। इतनी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इंगेज होने के बाद भी इंडिया में जो फूड की जो कमी थी वो बहुत ज़्यादा थी। अब रीज़न फॉर स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर, क्या क्या रीजंस थे। पहला आएगा हमारा लैंड सेटलमेंट सिस्टम। तो लैंड सेटलमेंट सिस्टम के अंदर जो प्रॉफिट था, एग्रीकल्चर से जो प्रॉफिट कमाते थे लोग, जो फार्मर्स वगैरह जो एग्रीकल्चर से प्रॉफिट कमाते थे उसको उन्हें ज़मींदार को पे करना पड़ता था एज अ टैक्स और रेंट या टैक्स की तरह उन्हें देना पड़ता था ज़मींदार्स को। तो उनका जो प्रॉफिट का हिस्सा था वो कम हो जाता था। और ये जो टैक्स देने की जो डेट होती थी, जिसे हम जो टैक्स जो होता था उसको हम लगान भी बोलते थे, लगान। तो इसको जो लगान को देने की जो डेट होती थी, डिपॉजिट करने की जो डेट होती थी वो फिक्स्ड होती थी। अब जो हमारा दूसरा पॉइंट आता है वो है कमर्शियलाइजेशन। फार्मर्स वर गिवन हायर प्राइस फॉर प्रोड्यूसिंग कैश क्रॉप्स लाइक कॉटन एंड जूट इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप्स। मतलब जो फार्मर्स थे उनको जो है हायर प्राइसेस देने लगे ताकि वो कैश क्रॉप प्रोड्यूस करें इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप। कैश क्रॉप क्या होता है, ऐसी क्रॉप जिन्हें हम कंज्यूम नहीं कर सकते, मतलब जिन्हें हम खा नहीं सकते, लाइक कॉटन एंड जूट। तो उन्हें बोला गया कि आप ऐसी क्रॉप्स प्रोड्यूस करें जिन्हें हम खा नहीं सकते, जिसे हम कैश क्रॉप कहते हैं। फूड क्रॉप्स की जगह, फूड क्रॉप्स जिन्हें हम खा सकते हैं उन तो फूड क्रॉप्स की जगह आप कैश क्रॉप्स प्रोड्यूस करें। और जो ये कमर्शियलाइजेशन था उस दिस लीड टू फेमाइंस। फेमाइंस का मतलब क्या होता है, भुखमरी। मतलब कि जब हमें खाने की चीज़ें नहीं मिलती, जैसे कि अगर फूड क्रॉप्स उन्होंने बंद कर दी तो ऑफ कोर्स हमें खाने की क्रॉप्स की तो कमी ही पड़ जाएगी ना। अब लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, जो तीसरा पॉइंट है वो है लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। मतलब कि हमारे पास जो टेक्नोलॉजीज़ थी उसकी बहुत कमी थी, हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटीज़ की भी बहुत कमी थी, और जो फर्टिलाइज़र था हमारे पास उसका यूज़ तो बहुत ही कम था, मतलब एकदम ही ख़त्म था, और हमारे पास प्रोडक्टिविटी बहुत लो थी। चौथा पॉइंट जो हमारे पास आता है वो है स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। मतलब इन्वेस्टमेंट की स्कैरसिटी होना।
तो हमारे पास स्कैर्सिटी किस किस में थी, किस किस चीज़ में हमने इन्वेस्टमेंट नहीं करी थी, वो थी फ्लड कंट्रोल और ड्रेनेज। फ्लड कंट्रोल और ड्रेनेज में स्कैर्सिटी थी, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बहुत कम थी